और जिसका शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया एक निबंध है और इसमें लेखक ने कि भाषा का जो मूल तत्व है वो उसकी नवीनता में नहीं थे, यानी भाषा में अगर एक सौंदर्यता आएगी तो कहाँ से आएगी, उसकी आधुनिकता में आएगी, यानी भाषा निरंतर नई होती रहे, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता रहे, उसमें एक नवीनता निरंतर बनी रहे। इसी की यहाँ इन्होंने चर्चा की है और कैसे भाषा को अच्छा बनाया जा सके, कैसे भाषा लोगों के समझ में निरंतर आती रहे, मनुष्य के अनुकूल बनी रहे, समाज के अनुकूल बनी रहे, दुरूह ना हो यानी समझने में कठिन ना हो। तो इस प्रकार इन्होंने भाषा के बारे में बहुत कुछ बताया और उसकी आधुनिकता से संबंधित बताया। तो चलिए अब हम सीधा अध्याय पर आते हैं। तो इस विचार प्रधान निबंध में भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान किए गए हैं। आधुनिकता कहने का अर्थ है नया करना, कि भाषा को कैसे नया करें, उसमें कुछ लेखक ने यहाँ सुझाव दिए हैं। भाषा में आधुनिकता का अर्थ भाषा में प्राचीन काल से प्रचलित शब्द रचना, लोकोक्ति एवं मुहावरे के साथ इसके नए रूप एवं अनेक प्रयोग समाहित करने से है। यानी भाषा में आधुनिकता का अर्थ है कि भाषा में जो प्राचीन काल से जो शब्द हैं, शब्द रचना है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, इनमें नया रूप कैसे आए कि ताकि ये नए रूप से प्रयोग होने लगे। भाषा में रमणीयता यानी एक सौंदर्य, एक मधुरता के लिए नूतनता का प्रयोग आवश्यक है, यानी नया कुछ उसमें डालने की आवश्यकता है। सरकारी प्रयत्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयत्न एवं साहित्यकारों के प्रयत्न भाषा को आधुनिकता प्रदान करने में लगे हुए हैं। यानी सरकार भी लगी हुई है, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अपने स्तर से प्रयास में है, साहित्यकार भी प्रयास में है। तो इस तरीके से भाषा को आधुनिक बनाने में ये सब लगे हुए हैं। तो चलिए अब निबंध से शुरुआत करते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से भाषा और आधुनिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। लेखक कहना किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वस्तु में अगर हम चाहें कि हमें निरंतर आनंद मिलता रहे तो उसमें निरंतर नवीनता आए, तभी वो उसमें रमणीयता रहेगी, आनंद बना रहेगा। और इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा, यानी महाकवि माघ ने क्या कहा है कि क्षणे क्षणे यन बतामुपैति तदेव रूपम रमणीयता, यानी जिसके जो प्रति क्षण बदलता रहे उसी के ही रूप में निरंतर रमणीयता यानी सौंदर्य होता है। यानी जो निरंतर जिसमें नवीनता आती रहे, क्षण क्षण जिसमें नवीनता है उसी के ही रूप में रमणीयता यानी सौंदर्य बना रहता है। आगे देखें, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्य आश्रित हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता यानी सौंदर्य और नित्य नूतनता, नित्य माने निरंतर, नूतनता माने नयापन, एक दूसरे पर आश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, यानी अगर किसी चीज में निरंतर नवीनता नहीं आ रही, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा तो वो मान्य नहीं होगी। नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है, यानी किसी चीज में अगर नयापन प्रतिदिन आ रहा है तो समझिए जिसने भी वो चीज बनाई है उसकी मौलिक उपलब्धि उससे प्रमाणित हो जाती है कि उसने वो चीज सही बनाई है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। यदि प्रमाणिकता नहीं होगी तो ना तो उसको जनता स्वीकार करेगी ना समाज स्वीकार करेगा। और यदि नवीनता, नित्य नूतनता यानी रोज उसमें परिवर्तन, नयापन ना हो, महसूस ना हो, तो समाज और जनता उसको स्वीकार नहीं करती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरा लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अब लेखक का कहने का अर्थ है कि जो सड़ी गली मान्यताएं, पुरानी रीति रिवाज वो समाज को जकड़े रहती है और समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे ही जो पुरानी रीतियां हैं, शैलियां हैं और परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी, यानी पुरानी रीतियों, नीतियों, शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना कहने का अर्थ है मनुष्य की चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रहती है। यानी भाषा भी इसी प्रकार से अगर पुरानी सड़ी गली रीतियों, शैलियों पर चले तो समाज में गति नहीं दे सकती, जन चेतना में गति नहीं दे सकती। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि जो भाषा है वो समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से ही समूची माने संपूर्ण युग चेतना, यानी संपूर्ण युग की चेतना, पूरी मनुष्य जाति अपने भावों को अभिव्यक्त करती है, दूसरों को बताती है। यानी प्रत्येक मनुष्य के या किसी भी देश समाज में रहने वाले लोग अपने भावों को भाषा के ही माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है और सशक्त माध्यम है, और भाषा में सशक्तता तभी रह सकती है जब वह अपने युगानुकूल यानी युग के हिसाब से, समय के हिसाब से उस मुहावरों का सही मुहावरे आ सकें, वो भाषा उसमें ग्रहण कर सकें। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, यानी भाषा का उद्देश्य यह है कि भाव प्रकटीकरण की सुबोधता, यानी जिस भाषा के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे, सामने वाले को वो सुबोध हो, यानी बड़े आसानी से बोध हो जाए, समझ में आ जाए, यही भाषा का उद्देश्य है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जा सकती। इसके अलावा भाषा का अन्य कोई प्रयोग नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य यानी देखने में जो आए, अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं यानी संश्लेषण करना माने मिलाना यानी मिलावट, अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुर्योगता का परिहार करने में निहित है। अब लेखक कहता है कि अगर ये उपयोगिता अगर रखना है भाषा में, तो जो समसामयिक सामाजिक चेतना में
प्राप्त अनेक प्रकार की जो संश्लिष्टताएं हैं, उनकी दुरूहता माने बड़ी मुश्किल से समझ में आना, यानी जो बहुत सारी चीजें भाषा में जो समाहित कर दी जाती हैं समसामयिक सामाजिक चेतना में, यानी समसामयिक सामाजिक चेतना कहने का अर्थ है जिस समय हम जी रहे होते हैं उस समय समाज में जो भाषा होती है, अगर वो भाषा की उपयोगिता की सार्थकता, यानी भाषा तभी उपयोगी मानी जाएगी कि उसमें जो अनेक प्रकार की संश्लिष्टताएं हैं, जो चीजें उसमें मिली हुई हैं, उसको दूर कर दिया जाए। यानी जो भी उसमें संश्लिष्टताएं जो भी मिली हुई हैं, जो भी अन्य चीजें, जो शब्द हैं या मुहावरे जो भी, अगर वे दुरूह नहीं है, उनकी दुरूहता हटा दी जाए, परिहार कर दिया, दूर कर दिया जाए, यानी उनको सरल कर दिया जाए, तो फिर भाषा की उपयोगिता इसमें मौजूद रहती है, यानी भाषा उपयोगी बनी रहेगी। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों की सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में प्राप्त ना हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब लेखक यहाँ ये कहते हैं कि कई बार कई संस्कृतियों के प्रभाव से, अन्य जातियों के संसर्ग से, माने जैसे हमारे देश में कई अन्य जातियाँ आई, मुगल आए या और भी अंग्रेज आए, फ्रांस के पारसी लोग आए और फ्रांसीसी आए, तमाम लोग आए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हमारी भाषा में अपना भी योगदान दिया। तो जो भी किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव से या किसी अन्य जातियों के प्रभाव से भाषा में जो नए शब्द आ जाते हैं, यदि उनका पर्यायवाची हमारे पास नहीं है, उसी अर्थ का दूसरा शब्द नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर उन जो बाहर से शब्द आए हैं किसी संस्कृति के प्रभाव से या अन्य जातियों के संसर्ग से, संगत से आए हैं, फिर उन शब्दों को स्वीकार करने में हमें कोई ना तो भाषा को आपत्ति होना चाहिए, ना भाषी को, यानी जो भाषा का जानकार हो उसको कोई आपत्ति यानी कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। लेखक कहता है यही भाषा की सजीवता है कि अगर जो शब्दों का पर्यायवाची हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम उन शब्दों को वैसे ही स्वीकार कर लें, इससे भाषा सजीव बनी रहती है, जीवित बनी रहती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर है। आत्मसात करना माने अपने में मिला लेना, कि भाषा तभी सजीव मानी जाएगी, जीवित मानी जाएगी, जब भाषा में जो नवीन शब्द आ रहे उस नवीनता को, उन नए शब्दों की नवीनता को पूरी तरह अपने में ग्रहण कर ले, तो भाषा जिंदा बनी रहेगी। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। यानी भाषा कोई म्यूजियम वाली वस्तु नहीं कि म्यूजियम में कोई वस्तु जिस स्थिति में रखी है वो वैसी स्थिति में रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसी के लिए ही म्यूजियम में रखी गई है कि वो सदा एक सी ही रहे। लेकिन भाषा के संबंध में ऐसी बात उचित नहीं, इसलिए भाषा को यहाँ म्यूजियम की वस्तु नहीं कहा गया, बल्कि भाषा को एक स्वसिद्ध, स्वतः सिद्ध, भाषा की अपनी एक सहज गति होती है। यानी एक भाषा अपनी गति से हमेशा चलती रहती है, उसमें नित्य हमेशा ही नूतनता आती रहती है, यानी परिवर्तन होता रहता है। और जो भाषा निरंतर परिवर्तन करे वही भाषा समझिए, निरंतर जो भाषा अपने में परिवर्तन ग्रहण करे वही समझिए, वही भाषा हमेशा अपनी सहज गति में ही चलेगी। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। यानी भाषा जो है संस्कृति का अटूट अंग है। कोई किसी भी देश की संस्कृति है वो किसी एक भाषा पर आश्रित होती है। यानी भाषा जो है वो संस्कृति की भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम किसी देश की संस्कृति को व्यक्त करते हैं या समझते हैं या उसको जानते हैं तो भाषा के ही माध्यम से समझते हैं। तो भाषा जो है संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निसृत माने निकलने वाली होने पर भी, संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यानी भाषा जो संस्कृति की परंपरा से ही निकली होती है और परिवर्तनशील होती है, निरंतर उसमें बदलाव होता रहता है और गतिशील रहती है। इस प्रकार से वो गति करती रहती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यानी जिस प्रकार से विज्ञान निरंतर नई नई खोजें विज्ञान में होती है, गति बनी रहती है, उसी प्रकार से भाषा में भी एक गति बनी रहती है, प्रगति बनी रहती है। तो इसलिए भाषा को विज्ञान की प्रगति से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत यानी निकलने वाले नई सामाजिक हलचलों को, नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर कोई नई उपलब्धि होती है, नई खोज होती है, नया आविष्कार होता है, तो भाषा उन आविष्कारों के प्रभाव के कारण नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो भी विज्ञान में नए आविष्कार होते हैं उनके लिए हमारी जो सांस्कृतिक हलचल है, यानी संस्कृति में जो भी शब्द हैं वे शब्द पर्याप्त नहीं होते। तो उन शब्दों को हम परंपरागत रूप से उन वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए उपयुक्त नहीं ठहरा सकते। यानी उसके लिए हमें नए शब्दों की खोज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती माने बड़ी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नए शब्दों की खोज होना चाहिए। जो भी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हुई, वैज्ञानिक खोजें की जाए। आगे देखिए। अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। के लेखक कहते हैं कि भाषा में इस प्रकार से अगर नया कोई परिवर्तन लाना है तो ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्या यत्न साध्य हो सकता है? यत्न यानी प्रयास ही हो सकता है, या सहज सिद्ध यानी अपने आप ही हो जाए, अपने आप ही सिद्ध हो जाए। तो यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। अब यत्न साध्य से लेकर कहने का अर्थ है प्रयास, या तो व्यक्ति प्रयास करे कि भाषा को युग अनुकूल यानी युग के हिसाब से, वर्तमान युग के हिसाब से एक गति दी जा सके, इसके लिए या तो व्यक्ति प्रयास करे या व्यक्तियों का समूह प्रयास करे, प्रयत्न करें। और सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा ही यह गति स्वाभाविक, भाषा की गति यहाँ भाषा ही की जगह की है। भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। अब सहज सिद्ध से लेखक का अर्थ यह है क्योंकि भाषा की एक अपनी गति है, अपने आप भाषा ही अपनी गति पकड़ती है।
यानी अपने आप परिवर्तित होती रहती है। तो फिर इस स्थिति में अगर देखा जाए सहज सिद्ध अवस्था में, तो भाषा को किसी प्रयत्न विशेष की आवश्यकता नहीं है, ना ही भाषा फिर किसी प्रयत्न विशेष यानी किसी प्रयास विशेष की अपेक्षा ही रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सिद्ध होगी। लेखक कहता है यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे, यानी वैज्ञानिक आधारों पर भाषा को अगर तोला जाए, समझा जाए, मापा जाए, तो फिर पहली बात से ही काम चलेगा, यानी यत्न साध्य बात से ही काम चलेगा। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संबंध बनाया। लेखक कहते हैं 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने नवीनीकरण की पद्धति यानी भाषा को नया बनाने का जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, उसको कोशिशों से संपन्न किया, यानी प्रयास किया, तभी भाषा में नवीनता आ पाई। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, यानी हर एक भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, एक गति होती है, एक रुचि होती है, एक झुकाव होता है, और शब्द निर्माण अथवा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है, यानी एक अलग गति होती है। हर एक भाषा अपने हिसाब से शब्द निर्माण करती है, यानी उस भाषा में शब्दों का निर्माण होता है, और उसी जो शब्द निर्माण होते हैं उन शब्दों का उसी भाषा के हिसाब से अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं, या अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं, यानी अर्थ ग्रहण की दिशा में और शब्द निर्माण की दिशा में भाषा एक अलग ही रुख और प्रवृत्ति लेकर चलती है। हर एक भाषा उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए माने बिगाड़ी, जो भाषा की मूल आत्मा है, हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, चंद माने कुछ, रूपगत यानी रूप में परिवर्तनों के साथ, यानी लेखक कहता है कि जो भाषा की अपनी जो एक गति है, प्रवृत्ति है, शब्द निर्माण की, अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति, अगर उस प्रवृत्ति को हम ध्यान में रखें और भाषा की जो मूल आत्मा है यानी जो मूल स्वभाव है भाषा का, उसको विकृत न करें, बिगाड़े नहीं, और नए शब्दों को हम स्वीकार कर लें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, तो ये इससे भाषा में नवीनता आ जाएगी। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। लेखक के सत्वर माने तेज। लेखक कहता है और ये जो नवीनता का काम है, भाषा में जो आधुनिकता का काम है, नयापन लाने की, नए शब्दों का निर्माण के साथ और कुछ परिवर्तन के साथ, लेकिन भाषा की जो मूल आत्मा है वो ना बदले, तो सबसे ज्यादा जरूरत एशिया में है और अफ्रीका में है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देश, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में वैज्ञानिक साहित्य सृजन यानी साहित्य तो बहुत है लेकिन वैज्ञानिक साहित्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन वैज्ञानिक साहित्य लिखने के लिए वो भाषा में वैज्ञानिक शब्द भी चाहिए, जैसे कोई नई खोज हुई, अब उससे संबंधित साहित्य लिखना है तो उन नई खोजों से संबंधित जो शब्द बने उन शब्दों को भाषा में स्वीकार किया जाए और फिर उनको उन शब्दों में परिवर्तन के साथ भाषा में नयापन लाया जाए और फिर साहित्य रचना भी हो, वैज्ञानिक साहित्य की रचना। तो यह काम और भी सत्वर माने तेज होना चाहिए, इसकी आवश्यकता भी है, अत्यंत आवश्यकता। लेखक कहते हैं आगे देखें, भाषा की साधारण इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है माने मुश्किल है। तो कोई भी भाषा हो उसकी जो प्रथम इकाई है वो शब्द है, और शब्द के अभाव में यानी शब्दों की कमी में कोई भी भाषा अस्तित्व में नहीं रह सकती, यानी शब्द ना हो तो भाषा नहीं हो सकती। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है यानी कुछ विकास शुरू होता है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी भाषा में विकास तभी हो सकता है जब शब्दों में विकास हो। दैनंदिन यानी रोज के सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए, यानी हम रोज के अपने व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में, आपसी बोलचाल में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी से होते हैं अक्सर, या अरबी भाषा से या फारसी या विदेशी भाषाओं से उधार लिए जाते हैं, माने वहां से लिए जाते हैं। वैसे ही लेखक कहता है वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायासी होता है। लेखक कहता है इसी प्रकार से जिस प्रकार से सामान्य व्यवहार में भी नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अलग अलग भाषाओं से होते हैं, उसी प्रकार से भाषा में नए शब्दों का गठन यानी निर्माण अनायास अचानक हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी शब्दों से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। लेखक यहाँ कह रहा है कि मान लो यदि हम सामान्य बोलचाल में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को, जो ये विदेशी शब्द हैं, इन विदेशी शब्दों को अगर अविकृत ढंग से यानी बिना बदले हम उधार ले लें और कामचलाऊ माध्यम से इसको प्रयोग भी कर लें अपनी रोज के बोलचाल में, लेकिन इनको साहित्यिक दायरे में कदापि यानी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया, यानी साहित्य में इनको स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। लेखक कहता है कि मान लो उन शब्दों को अगर हमें ग्रहण भी करना पड़े तो उन्हें साहित्यिक रूप से शुद्ध करना पड़ेगा, यानी उनकी पर्यायवाची वगैरह लिखना पड़ेंगे, फिर साहित्य में उनको एक उनकी, क्योंकि भाषा की मूल प्रकृति होती है कि किसी भी अगर हम नए शब्द को ग्रहण कर रहे हैं तो मूल प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना हो, बल्कि उस शब्द का हम पर्यायवाची वगैरह साहित्यिक शुद्धता प्रदान करके ग्रहण करें। तो लेखक कह रहा है अगर ऐसा करना हो तो फिर उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, यत्न साध प्रयत्न की आवश्यकता है। अब लेखक आगे कहते हैं और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। लेखक कह रहा है कि मान लो भाषा को शुद्ध करने की जिम्मेदारी ले भी तो, लेकिन कौन ले। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण, नवीनीकरण का अर्थ है कि अगर नयापन ला रहे तो उसमें साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। तो शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, भारत सरकार ने बहुत इसके लिए प्रयास किया। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। भारत सरकार ने शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। यानी 1950 में भारत ने शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की भाषा के नवीनीकरण के लिए की। और इस आयोग का काम यह है कि विज्ञान की जो भी शाखा है
अगर उस शाखा में कोई खोज हो रही तो उसके लिए योग्य शब्दावली यानी उचित शब्दों का निर्माण ये संस्था करती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी अनेक ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। अब लिखा कहता है जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी कुछ अनेक ऐच्छिक जो संस्थाएं यानी जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, वो सरकार के अधीन नहीं, ये निजी संस्थाएं, तो ये भी इस दिशा में यानी भाषा के नवीनीकरण में अपना योगदान कर रही हैं। तो लेखक कहते हैं राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने, अब मूर्धन्य का अर्थ होता है जो मस्तिष्क यानी मूर्धा से उत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति, और मनीषी माने विद्वान, कि जो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे जो महान लोग विद्वान लोग हुए, इन्होंने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण माने अपनी खुद की इच्छा के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। यानी भाषा को एक आधुनिकता देने के लिए इन्होंने अपने निजी स्तर से अपनी खुद की रुचि के अनुसार इन्होंने इसमें कोशिश की, अपना प्रयास किया, अपना योगदान दिया। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य है वह अपर्याप्त ही है, यानी अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। यानी ये कार्य ठीक उसी अवस्था में है अभी जैसे कोई शिशु होता है, और वो उस अवस्था से अभी आगे यानी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। लेखक के कहने का ये है। अब लेखक कहते हैं कि इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, भाषा में कोई नवीनीकरण इसलिए नहीं हो पाया कि इस नवीनीकरण के मार्ग में दो अवरोध हैं, दो बाधाएं हैं। अब लेखक कहता है वो बाधाएं कौन सी, देखें। प्रथम वर्ग, दो वर्ग जो है वो प्रथम वर्ग कौन सा है, जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। यानी एक वर्ग वो है जो शुद्धता बहुत चाहता है, यानी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण एक वर्ग वो है जो चाहता है कि भाषा में कोई साहित्यिक परिवर्तन अगर हो तो साहित्य की नजर से एक अच्छा परिवर्तन हो, सही से परिवर्तन हो, तब किसी शब्द को ग्रहण किया जाए। यानी बेशुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित पराये शब्दों को यथावत ग्रहण नहीं करते, उसमें वो संकोच करते। यानी अगर कोई विदेशी शब्द लिए जाते हैं तो उनको ज्यों को त्यों ग्रहण नहीं करना चाहते। और दूसरा वर्ग वह है जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में, यानी अब जो दूसरा वर्ग है उनमें न तो साहित्य की समझ है, न भाषा की वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि की उनमें समझ, यानी इसका भी कमी है, अभाव है। उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमानी ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। यानी दो वर्ग है। पहला वर्ग तो यह है कि नए शब्द को शुद्ध साहित्यिक रूप देकर ही वो ग्रहण करना चाहता है, और दूसरा वर्ग वो है जिसको ना तो साहित्य की समझ है और उसमें भाषा का वैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि होती है उसका भी अभाव है, यानी विज्ञान की भी उनको समझ नहीं है, लेकिन वो मनमानी ढंग से उस भाषा शब्दों को बदल के मातृभाषा में थोपना चाहता है। तो ये दो वर्ग बाधा डालते हैं, लेखक का कहने का अर्थ है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। कई प्रांतीय सरकार यानी कई राज्यों की सरकारों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों में कई आयोग की स्थापना की है, और जिन आयोग का ये काम है कि जो उस प्रांत की उस राज्य की भाषा है उस भाषा के हिसाब से जो उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक है यानी जो उनका कोर्स है वो उसके हिसाब से ही उनका निर्माण किया जाए। हम आशा करते हैं कि ये आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। अब लेखक का कहने का अर्थ ये है कि हम आशा करते हैं कि ये जो आयोग सरकार ने बनाई, ये आयोग जो ये बाधित तत्व ही दो वर्ग बाधा भाषा की नवीनीकरण में पहुंचा रहे हैं, उनको हटाकर या इन बाधाओं को हटाकर अपना काम सुचारू यानी सही से चला सकेंगे, बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है खासतौर पर दो तरह के होते हैं, वस्तु सूचक और भाव सूचक। लेखक कहते हैं विदेशी शब्द दो तरह के हैं जिनको हमें अपनी भाषाओं में प्रांतीय भाषाओं यानी अपने अपने राज्यों की भाषा में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। दो तरीके के हैं। एक प्रकार है वस्तु सूचक जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं यानी वस्तु के नाम होते हैं, और दूसरा भाव सूचक जो किसी भाव की ओर इंडिकेशन देते हैं, इशारा करते हैं या भाव के सूचक होते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है यानी एक नया नाम दिया जाता है। निरंतर विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही और नए नए आविष्कार हो रहे तो नए उन आविष्कारों को नया नाम भी दिया जाता है। तो जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। ये एक नई बात है कि जहाँ जिस देश में कोई वैज्ञानिक खोज होती है तो वह देश ही अपने हिसाब से उस वैज्ञानिक खोज का या आविष्कार का नाम रखती है, वह देश नाम रखता है। तो वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है, और फिर जो नाम वो देश रखता है उस आविष्कार का वही शब्द सभी देशों में स्वीकार कर लिया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। लेखक कहता है अगर मान लो कोई शब्द बना किसी देश में, उस देश ने उस शब्द को अपना नाम दिया, तो ये चाहिए आवश्यकता है कि सभी देश अपनी अपनी भाषा में उस शब्द को ज्यों को त्यों स्वीकार करें। उसमें अगर वे हर एक देश अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसका परिवर्तन करने लगे या अपना अलग नाम देने लगे तो फिर चीजों को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है, यानी ये इन्हीं शब्दों में प्रयोग किया जाता है। रेडियो को रेडियो कहा जाता है, टेलीविजन को टेलीविजन, स्पुतनिक को स्पुतनिक। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना, यानी ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में ही साधन मौजूद था। सीढ़ी लगाने का अर्थ है कि सीढ़ी लगाना, तो भारत में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी मौजूद थी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया।
जैसे लिफ्ट, लिफ्ट को भी सीढ़ी बोलते हैं, एलिवेटर इसको भी सीढ़ी बोलते हैं, एक्सेलेरेटर आदि। तो भारतीयों के लिए ये शब्द नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते अर्थात देखने में नहीं आते। भारतीय तो केवल सीढ़ी जानते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो उसके कारण या जहां भी हुई, जिस जगह भी औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ तो नई नई सीढ़ियों का विकास हुआ, लिफ्ट, एलिवेटर, एक्सेलेरेटर। तो अब इनके लिए भारतीयों के पास नए शब्द नहीं है, तो इनको ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा और ना ही इनके लिए भारतीय भाषा में कोई अलग शब्द द्रष्टव्य होते हैं, माने दिखाई देते। तो इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेखक कहता है तो उनको ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा और इन शब्दों को वैसे ही ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, माने ग्रहण कर लिया, अपने में मिला लिया। अंग्रेजी से रूसी, यानी फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा में जिन शब्दों को लिया वही शब्दों को ज्यों को त्यों ग्रहण कर लिया। और अंग्रेजी से रूसी, अंग्रेजी से कई शब्दों को रूसी भाषा ने भी ज्यों को त्यों ग्रहण कर लिया। यानी शब्दों को, जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं हो सकता, जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, लेखक का कहने का अर्थ है उन शब्दों को हम ज्यों का त्यों ही स्वीकार करें, उन शब्दों को वैसे ही स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों को सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। अब कभी कभार क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ही भाव होते हैं, तो उन शब्दों को थोड़ा हम स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी भाषा में जो उन शब्दों के लिए पर्यायवाची हो, उन पर्यायवाचियों का सूक्ष्म भेद बताते हुए उन शब्दों का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण एक देता है, उष्ण एक भाव है, उष्ण माने गर्मी। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में यानी गर्मी के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, यानी इस वस्तु की ऊष्मा जाता है। और परिणाम के संबंध में हम उसी को हम ताप कहते हैं। जब उष्णता की बात करते हैं तो उसको ऊष्मा कहते हैं, लेकिन जब परिणाम की बात करते हैं तो उस संदर्भ में हम उसको ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। उष्ण भी गर्मी का सूचक है, ऊष्मा भी गर्मी का सूचक है, ताप भी गर्मी का सूचक है। ऊष्मा का अर्थ भी ताप है, उष्ण गर्मी का भी अर्थ ताप है। तो ये सब एक ही शब्द है, लेकिन उतना अंतर नहीं है जितना समझा जाता है। लेखक कहता है पहले अभ्यास की कमी कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित हो जाते हैं। यानी कोई नया शब्द आया, लेकिन अभ्यास ना होने की वजह से उस शब्द का हम अर्थ भूल जाते बार बार, लेकिन बार बार प्रयोग करने पर वे शब्द फिर आम शब्द बन जाते हैं और कालांतर यानी काल के बदलने पर, समय परिवर्तन के साथ वे शब्द फिर मामूली बनकर सर्व प्रचलित हो जाते हैं। यानी सब लोग उन शब्दों को यथावत वैसे ही जानने लगते हैं और समझने लगते हैं। ये कहलाता है भाषा की नवीनता। आगे देखें, नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेखक कहते हैं इधर कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, यानी कितना ही भाषा में नवीनीकरण क्यों ना हो गया हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए नवीनीकरण करते समय, यानी भाषा के शब्दों को ग्रहण करते समय, नए शब्द देते समय भाषा में, ये कभी ना भूलें कि उन शब्दों का अर्थ जो हो वो स्पष्ट समझ में आए, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो उन शब्दों की। यही भाषा के नवीनीकरण का मुख्य कार्य है। यानी भाषा का नवीनीकरण तभी माना जाएगा जब वो समझ में आए जिन शब्दों को नया स्वीकार किया गया। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। यानी जो शब्द स्वीकार किए गए वे सुस्पष्ट नहीं है और निर्दिष्टता नहीं दिखाते, यानी जिस चीज की ओर उसमें संकेत किया है वो संकेत नहीं हो रहा, तो समझिए कोई भी भाषा अगर इन दो चीजों से वंचित रहती है, सुस्पष्ट नहीं और निर्दिष्टता नहीं दिखाती, तो समझो फिर भाषा चिरकाल यानी हमेशा तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि लेखक कहता है अगर नए शब्दों का निर्माण करना है तो भी यही बात सोचनी चाहिए, यानी ये बात ध्यान रखना चाहिए, सुस्पष्टता और निर्दिष्टता। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्व आग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। यानी हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो, उससे मुक्त हो। पूर्वाग्रह कहने का अर्थ पहले से कोई चीज ना सोचें, पहले से अपना अर्थ ना मिलाएं, बल्कि भाषा की मूल आत्मा यानी मूल अर्थ क्या है भाषा का और भाषा की सार्थकता पर उन्मुक्त यानी खुल के विचार कर सकें, सोच सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। यानी हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, जो अंग्रेजी भाषा है वो शासकों की भाषा रही। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो ये भावदास, इसका जो भावदासता का भाव है, यानी ये भावदासता की निशानी हमारे लिए कि हम उनके दास रहे, गुलाम रहे, तो ये हमारी भाषा बन गई फिर। तो ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजी का नहीं। लेखक कहते हैं यदि हम भाषा यानी हम इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा को समझें कि हमारी ये तो दास्ता की निशानी है, तो ऐसा सोचकर नए शब्दों के निर्माण में लग जाए तो नुकसान हमारा होगा, अंग्रेजी का नहीं। इसमें भाषा का कोई नुकसान नहीं होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, माने सूचित करने वाले, इस्लाम धर्म की ओर इशारा करने वाले हैं, जो उर्दू में अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। लेखक का कहने का अर्थ ये है इधर, जैसे हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो अरबी के भी हैं और फारसी के भी हैं और जो इस्लाम की ओर इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं। अगर इन शब्दों को छाट छाट के हम एक तरफ कर दें तो भाषा ही ना बचेगी, वो तो एकदम बनावटी भाषा लगेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आगे लेखक क्या कहते हैं देखें, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। अब लेखक कहने का अर्थ है कि यदि नवीनीकरण का जिम्मेदारी कुछ पंडितों, ज्ञानियों या आचार्यों को ही दे दिया जाए, उनके ही दिमाग की कसरत यानी उनका ही वही अभ्यास करते रहे उसके नवीनीकरण के लिए, यानी भाषा को नया बनाने के लिए केवल यही जिम्मेदारी ले लें,
तो समझिए फिर भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, जनता से है, यानी जनता ये जिम्मेदारी है, जनता को वो प्रयोग करना है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात माने चोट हो जाएगी। अब कहने का अर्थ ये है कि मान लो कोई शब्द बना और डिक्शनरी में लिख दिया गया शब्दकोश में, और वहीं पड़ा रहे, वो प्रयोग ही ना हो, तो फिर भाषा के नवीनीकरण का जो उद्देश्य है, उसके प्रयोग का जो उद्देश्य है, वही खत्म हो जाएगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम है, यानी भाषा को पहुंचाने के कई माध्यम है, जैसे श्रव्य दृश्य विज्ञान, सुनना और देखने वाला विधान, विधान मान विधि, वैज्ञानिक कथा साहित्य, ये यूरोपीय देशों में ये माध्यम है शब्दों को जनता तक पहुंचाने की। दृष्टि शब्द दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य, यानी वहाँ कई ऐसी कथा साहित्य, ऐसी पुस्तकों रचनाएं होती हैं जिनमें विज्ञान की चर्चा ज़्यादा होती है, तो जो वैज्ञानिक शब्द हैं वहाँ के लोगों को सहज ही समझ में आ जाती। और दृश्य शब्द विधान में ये है कि उनको टीवी वगैरह के माध्यम से वो शब्द, जिन शब्दों की रचना होती है उनका एक चित्र बना दिया जाता है, जिस वस्तु की ओर या भाव की ओर इशारा करते हैं वे शब्द, तो उससे वो समझ में आने लगती। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। लेखक कहता है लेकिन हमारी भारतीय भाषा में वैज्ञानिक कथा साहित्य नहीं है और ना के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर होती है। यानी कोई नया अगर नियम निकला है, विधान निकला है, वो तभी सफल माना जाएगा जब उसको जनता अपनी सम्मति दे दे या उसको असम्मति दे दे। यानी सम्मति अगर जनता अपनी स्वीकार कर लिया, सम्मति कहने का अपना मत दे देना, स्वीकार कर लेना, तो समझो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर असम्मत उसको कर दिया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी जनता ही मूल है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायी शिक्षित समुदाय और सरकार का होना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि अगर जनता में ये बात को फैलाना, इस चेतना को फैलाना, इस होश को फैलाना की जो जिम्मेदारी है फैलाने की, वो शिक्षित समुदाय की, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी और सरकार की। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के रूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। लेखक कहते हैं अगर भाषा में आधुनिकता यानी नयापन लाना है तो भाषा के स्वरूप का मानकीकरण, कि भाषा के स्वरूप के निर्धारण के लिए कौन कौन से मानक हो वो जरूरी है, और साथ साथ लिपि, यानी जैसे अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, उसमें भी सुधार किए जाएं। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। यानी भाषा का प्रयोग हो और उपयोग हो, यानी जो शब्द नहीं बनाया जाए अगर उनका प्रयोग होने लगे, उपयोग होने लगे, तो समझिए ये समस्या का समाधान हो जाएगा। संक्षेप में लेखक कहते हैं, संक्षेप में अगर बात की जाए तो नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। व्यवहारिकता प्रदान करने का अर्थ क्या है कि अगर कोई नए शब्द बनाए जाए, नए मुहावरे बनाए जाए, नई तरीके से उनको, रीतियां माने तरीके से अगर उनको प्रयोग किया जाए तो भाषा में व्यवहारिकता आ जाएगी। अब व्यवहारिकता कैसे आएगी? जब समाज में वो शब्द आ जाए, समाज के लोग उसको जानने पहचानने लगे, उनको प्रयोग में लाने लगे, तो समझिए भाषा में आधुनिकता आ गई। अब दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। यानी लेखक कह रहा है कि अगर देखा जाए कि आधुनिक विचारधारा की जो आजकल चला, उस हिसाब से अगर नए शब्द हम बना भी लें, गढ़ भी लें, तो उससे समझिए भाषा का विकास नहीं होगा, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को और नूतन प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। अब लेखक कहता है केवल शब्दों के निर्माण से काम नहीं चलेगा, अगर वो शब्द प्रयोग में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, तो समझिए हमने भाषा को आधुनिकता प्रदान कर दी। क्योंकि जो व्यवहारिकता है, व्यवहार में आना है शब्दों का, जो व्यवहार में शब्द प्रयोग होने लगे, वो प्रयोग होना ही, व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। यानी जो भी नए शब्द बने और नए प्रयोग किए जाएं, वो पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक वो शब्द रहें, और शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्ति, यानी सब लोग प्रयोग करें उसको। इस तरीके से सबके क्रियाकलापों में अगर वो प्रयोग होने लगे तो समझिए भाषा में आधुनिकता आ गई, और ये बहुत आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि इसी तरह यदि भाषा हमारे निजी जीवन की समस्त आवश्यकताओं में प्रयोग हो सके, व्यवहार में आ जाए हमारे जीवन की, तो समझिए भाषा में आधुनिकता आ गई। तो इस प्रकार यह जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।